हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए एकदम परफेक्ट सीजन। क्या बात है, चेहरे पे स्माइल नहीं दिख रही? झगड़ा झगड़ा हुआ है क्या? मार खा के आए हो क्या? अबे मार खा के नहीं आना। ठीक, हाँ, दुनिया का दस्तूरी है, जो मार खाएगा ना दुनिया उसको मारते ही रहेगी। तो जरा आप मुस्कुरा दो, स्माइल स्माइल ले आओ जरा चेहरे पे। अरे ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, बोरिंग काम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हंसोगे भी नहीं। अरे हंसो यार, जरा मुस्कुराओ। आओ आगे चलें। सर आज क्या करने वाले हैं? देखो दोस्त, पहले लेक्चर के अंदर हमने बजट की मीनिंग देखी, बजटिंग की मीनिंग देखी, बजटरी कंट्रोल का हमने ऊपरी तौर पे मीनिंग देखा था। डिटेल तो अभी डिस्कशन करना बाकी है, वो हमारे लेक्चर के सबसे चैप्टर के आखिरी पड़ाव में होगा। हाँ, पहले चैप्टर के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट बजट डिस्कस किया था, जो था सेल्स बजट। सेल्स बजट अगर हमारे पास में पास्ट डेटा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या पास्ट डेटा हमारे पास में अवेलेबल है और फ्यूचर की मैनेजमेंट की प्रपोज्ड पॉलिसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो पास्ट डेटा में फ्यूचर की प्रपोज्ड पॉलिसीज के अंदर इंपैक्ट डाल के हम फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट वाज योर सेल्स बजट। अब क्या करने वाले हैं? सेल्स बजट बनने के बाद, मतलब मदर ऑफ ऑल बजट सेल्स बजट है। सेल्स बजट बनने के बाद अब सारे बजट आराम से बनाए जा सकते हैं। अगला जो बजट बनता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो आज पहले हम इन दो बजट के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन बजट एज वेल एज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परचेज बजट के बारे में। ठीक, हाँ, आज की डेट में हम दो बजट को डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन बजट एज वेल एज परचेज बजट। ठीक है सर, शुरू करो। चलो आओ, प्रोडक्शन बजट की बात करें। ये है हमारा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो अपकमिंग पीरियड है, आगे आने वाला जो साल कह लो या क्वार्टर कह लो या हाफ ईयर कह लो, जो आगे आने वाला समय है, उसमें हम कितनी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे। हम क्वांटिटी बेसिस पर पहले इस बजट को बनाते हैं। ठीक, अब क्वांटिटी बेसिस पर क्यों बनाते हैं? ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बजट बना रहे हैं तो अगले क्वार्टर में जो 3 महीने हैं, उन 3 महीनों में किस किस महीने में कितनी कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाए। अगर हाफ ईयरली बेसिस या एनुअल बेसिस पे बना रहे हैं तो भी ये टारगेट सेट करने के लिए जरूरी होता है कि किस महीने कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि कभी ऐसा भी ना हो कि ओवर प्रोडक्शन हो जाए। अब ओवर प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली आपके स्टॉक में माल पड़ा रहेगा, बिकना तो उसको है नहीं। लेकिन यह भी ना हो कि अंडर प्रोडक्शन हो, क्योंकि अंडर प्रोडक्शन हुआ तब आपके पास में बेचने के लिए सामान ही नहीं होगा। ग्राहक दरवाजे पे खड़ा है, दुकान में खड़ा है, सामान हमसे मांग रहा है, लेकिन हमने प्रोडक्शन ही नहीं किया, क्योंकि हमने प्रोडक्शन बजट सही तरीके से प्लान नहीं किया। इसीलिए कहीं प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा ना हो जाए या प्रोडक्शन जरूरत से कम ना हो जाए, इन दोनों चीजों से बचने के लिए सबसे बढ़िया यह होता है कि प्रोडक्शन बजट बना लिया जाए। लेकिन प्रोडक्शन बजट बनाते समय भी मैनेजमेंट को या बजट बनाने वालों को, खासकर प्रोडक्शन मैनेजर को, जो कि इस प्रोडक्शन बजट का हेड होता है, उसको कई सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं। सर जैसे कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सेल्स बजट। जब भी प्रोडक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू सेल्स होगा। जब हमको ऐसा लगता है कि इस महीने ज्यादा सेल होने वाली है तो डेफिनेटली उस महीने प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा, या उसके पहले महीने में ज्यादा प्रोडक्शन करके रखना पड़ेगा। जब कभी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सेल कम होने वाली है तो फिर अपना प्रोडक्शन कम भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कोई भी बजट के लिए वो होता है सेल्स बजट। अकॉर्डिंग टू सेल्स आपको अपने खर्चे या आपको अपने दूसरे बजट को प्लान करना पड़ता है। सेल्स बजट बनने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसी। कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसी का मतलब यहां पर यह है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो बड़ी एग्रेसिव इन्वेंट्री पॉलिसी रखती है। एग्रेसिव इन्वेंट्री पॉलिसी रखने का मतलब यह है कि उनका कहना यह होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे, जितनी ज्यादा इन्वेंट्री होगी हम सब बेच देंगे, लेकिन हमारी सेल का लॉस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर दरवाजे पे खड़ा है, हमसे प्रोडक्ट मांग रहा है, लेकिन क्योंकि हमने प्रोडक्शन नहीं किया, हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री नहीं है, तो कस्टमर को हम गुड सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो अगर बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी है तो हो सकता है कि आप इन्वेंट्री ज्यादा रखने के मूड में हो, और अगर आप इन्वेंट्री ज्यादा रखने के मूड में है तब उस कंडीशन में आपको प्रोडक्शन भी बढ़ा के चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेंट्री पॉलिसी के, आप कंजर्वेटिव इन्वेंट्री पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इसका मतलब आप उतनी ही इन्वेंट्री रखना पसंद करते हैं जितनी आपको सेल्स एस्टिमेटेड रखती है, जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री आप रखना पसंद नहीं करते, तब उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना प्रोडक्शन बजट यहां पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद
ये भी देखा जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने में, मतलब रॉ मटेरियल को पूरी तरह से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में कितना समय लगता है, द पीरियड ऑफ कन्वर्जन, ये भी देखा जाता है। क्योंकि पीरियड ऑफ कन्वर्जन जितना ज्यादा होगा, आपको इन्वेंट्री उतनी ज्यादा रखनी पड़ेगी और आपको जो प्रोडक्शन का लॉट है वो बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीरियड ऑफ कन्वर्जन छोटा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में 2 ही दिन का समय लगता है, तब उस कंडीशन में आप 3 दिन की भी इन्वेंट्री रखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद यह भी देखना पड़ता है इन्वेंट्री पॉलिसी बनाते समय कि हमारे गुड्स की पेरिशेबिलिटी क्या है। हमारा गुड्स क्या ऐसा है जो रखे रखे खराब हो जाएगा, रखे रखे सड़ जाएगा? अगर ऐसा है तो बेटर ऑप्शन है कि आपकी इन्वेंट्री पॉलिसी कंजर्वेटिव हो, आप कम से कम इन्वेंट्री रखें तो प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होने वाला, सड़ने वाला नहीं है, हमारा प्रोडक्ट हमने बना लिया तो 5-5 साल तक वो पड़ा भी रहेगा तब भी उसको कुछ नहीं होने वाला, तब उस कंडीशन में आप अपनी एग्रेसिव इन्वेंट्री पॉलिसी भी रख सकते हैं, इन्वेंट्री पॉलिसी को बड़ा भी कर सकते हैं। तो मुद्दा यहां पर यह है कि प्रोडक्शन करने में मैनेजमेंट की पॉलिसी कंजर्वेटिव है कि एग्रेसिव है, प्रोडक्शन करने में या रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में कितना समय लगता है, आपके पास में कितनी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके बाद आपका गुड्स पेरिशेबल नेचर का है या नहीं है, ये सारे फैक्टर इन्वेंट्री पॉलिसी बनाते हैं और इन्वेंट्री पॉलिसी के बेसिस पर हम अपने प्रोडक्शन बजट को बाद में डिजाइन करते हैं। ठीक, अब इसके बाद इन्वेंट्री पॉलिसी के बाद अगला जो फैक्टर है वो है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई कितनी बड़ी आपकी फैक्ट्री है, कितनी मशीनें हैं आपके पास, अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपका प्रोडक्शन बजट आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जा सकता। भाई बताओ ना, आपने डिसाइड कर लिया कि हम इस महीने 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन भैया आपकी तो फैक्ट्री का साइज इतना छोटा है, मशीनें इतनी कम हैं कि एक महीने में आप 2000 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। फिर क्या करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी ही उतनी बड़ी नहीं है। तो जब भी प्रोडक्शन बजट बनाया जाएगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए। सर लेकिन हम अपना बिजनेस भी तो बड़ा करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अब हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी छोटी है तो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बना के बेचते रहेंगे और वही छोटा सा बिजनेस करते रहेंगे। हाँ, बात भी सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी मार्केट बढ़ रही है, आपका सेल्स बजट ये कहता है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी आने वाली है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड तगड़ी आने वाली है, तब उस कंडीशन में आप अगर ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर एक्सपांशन भी करने पड़ेंगे। फिर एक्सपांशन करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से नए प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है। अब अगर आप नया प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदना चाहते, नई फैक्ट्री अगर आप नहीं बनाना चाहते, एडिशनल फैक्ट्री आप नहीं बनाना चाहते, तो फिर यह भी किया जा सकता है कि आप ओवर प्रोडक्शन करें, एक शिफ्ट की बजाय 2 शिफ्ट में काम करें, 2 शिफ्ट की बजाय 3 शिफ्ट में काम करें। ऐसा भी हो सकता है 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलाना शुरू कर दें, तो मल्टीपल शिफ्ट में भी काम करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी उतनी ही होगी फैक्ट्री की तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद यहां पर आप ओवरटाइम करवा के काम कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप अगर मान लो कोई मशीन आप खरीदना नहीं चाहते तो आप मशीन को किराए पे लेके, आपके फैक्ट्री में अगर जगह हो तो आप मशीन को किराए पे लेके भी काम कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर यह भी हो सकता है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन अपने फैक्ट्री का साइज नहीं बढ़ाना चाहते, नया प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं खरीदना चाहते, मशीनों को किराए पे भी नहीं लेना चाहते, तब यह किया जा सकता है कि भाई आप अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसके किसी हिस्से को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आप किसी और को दे दें, तो एक पर्टिकुलर पार्ट कोई और बना के दे देगा, बाकी प्रोडक्शन हम कर लेंगे। ऐसा भी किया जा सकता है। इसके अंदर जो अगला फैक्टर होता है वो होती है यहां पे मैनेजमेंट की पॉलिसी। सर मैनेजमेंट की पॉलिसी के अंदर क्या है? मैनेजमेंट की पॉलिसी बेसिकली डिपेंड करती है मेक एंड बाय पे। सर मेक एंड बाय क्या होता है? हाँ, मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो डिपेंड करती है मेक और बाय पे। मेक और बाय का मतलब कई बार मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे। अब अगर आप खुद बनाओगे तो आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वैसी रखनी पड़ेगी, लेकिन कई बार मैनेजमेंट का कहना यह होता है कि हम इतना बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है ये हम किसी और से खरीद लेते हैं। अब जैसे कार बनाने वाली कंपनियां, कार बनाने वाली कंपनियां टायर ट्यूब खुद नहीं बनाती, वो एमआरएफ से या डनलप से या मिशेलिन से, इनसे टायर एंड ट्यूब खरीद लेते हैं और अपनी गाड़ियों के अंदर फिट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो खुद नहीं बनाते। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक वायर बनाने वाली कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल के लिए इलेक्ट्रिक वायर वगैरह बनवाती हैं, वहां से इंपोर्ट करके वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं। उनका काम ये है कि भाई हम अगर 2 व्हीलर बना रहे हैं या 4 व्हीलर बना रहे हैं तो चेचिस बनाना हमारा काम है, हम बनाएंगे, इंजन बनाना हमारा काम है, हम बनाएंगे, बॉडी बनाना हमारा काम है, हम बनाएंगे, लेकिन बाकी जो दूसरे पार्ट्स हैं जिसके लिए अलग से प्रोडक्शन फैसिलिटी की जरूरत है
इसमें बेकार में फंसना क्यों। तो वो दूसरी चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं, फिर उसको असेंबल करके अपना प्रोडक्ट बना लेती हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट पॉलिसी भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्शन बजट कैसा हो। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद प्रोडक्शन मैनेजर को अपना एक प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ता है। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये जो प्रोडक्शन बजट बनता है ये हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब हम अपकमिंग पीरियड में, आगे आने वाले पीरियड में कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे, क्वांटिटी के बेसिस पर यह बजट बनाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन बजट। सर क्वांटिटी के बेसिस पर बजट बना के क्या मिलेगा, हमको तो खर्चा भी निकालना है ना। हाँ बात तो सही है। अब अगर आपको कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है यह पता चल जाए तो उस क्वांटिटी को बनाने में, उतनी क्वांटिटी के मैन्युफैक्चरिंग में आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी उसकी आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालने लगो। फ्यूचर में जो प्रोडक्शन आपको करना है उस प्रोडक्शन की जाने वाली यूनिट की आप एस्टिमेटेड कॉस्ट भी निकालने लगो, तो फिर उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो प्रोडक्शन बजट में हम क्वांटिटी पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी बनानी है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर उन क्वांटिटी को बनाने में हमने कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर कैसे बनेगा, कुछ नहीं होता। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के अंदर मटेरियल कितने रुपए का खर्च होगा यह आपको अलग से बताना पड़ेगा, लेबर कितने रुपए का खर्च होगा या वेजेस कितने रुपए की खर्च होगी ये आपको अलग से बताना पड़ेगा। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कहो या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहो या उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड कहो, ये प्रोडक्शन करने में दूसरे कितने रुपए के खर्चे होंगे ये आपको अलग से सेग्रीगेट करके, क्लासिफाई करके बताना पड़ेगा। और इसके बाद आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल जाएगी। तो ये हो जाता है आपका प्रोडक्शन बजट। तो जल्दी से हम ये प्रोडक्शन बजट एज वेल एज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सर बस इतना ही? हाँ बस, बीच बीच में थ्योरी डिस्कस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल सॉल्व करते जाएंगे, काम हो जाएगा अपना। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, आप पढ़ो अपना, मैं पढ़ूंगा अपना। ठीक है सर, अपना अपना देखो। ओके चलो आओ अपना अपना देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड of Minda Tools Limited for the 6th month of 2011 and the sales for January 2012 in respect of product X. The units to be sold in the different month are, अलग अलग महीनों में कितनी यूनिट हम बेचने वाले हैं। जुलाई 2011, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अगले साल के जनवरी में हम लगभग कितनी यूनिट बेचने वाले हैं उसका डेटा इन्होंने दे रखा है। यानी ऑलरेडी ये लोग अपना सेल्स बजट बना चुके हैं और उस सेल्स बजट से ये रेलेवेंट फिगर हमारे पास में आ गए हैं। आगे चलते हैं और क्या कह रहे हैं। देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, किसी भी महीने के आखिरी में किसी भी तरह का कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, यानी आधा अधूरा बना हुआ सामान हमारे पास में बिल्कुल नहीं होगा। Finished units equal to half the sales of next month will be in stock at the end of every month including June 2011। ये कह रहे हैं फिनिश्ड यूनिट्स, यानी बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं दोस्त स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा, तो ये लिखा है इक्वल टू, लो इक्वल टू का साइन लगा दिया, हाफ, हाफ को कैसे लिखेंगे, हाफ द सेल्स ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, नेक्स्ट मंथ, यानी अगर मैं ऐसा लिख दूं नेक्स्ट मंथ सेल तो इतना निकलेगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ गई। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमको उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, बस सेल्स बजट बन गया मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं। बहनों भी, मतलब इंक्लूडिंग बहनों ऑल्सो, हाँ बस हमने करना कुछ नहीं है। हाँ लेकिन रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से पढ़ें, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ें। जितना बारीकी से रीडिंग करेंगे उतना क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेगा। तो मैंने किया कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं फिनिश्ड यूनिट स्टॉक विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इससे पता चला कि इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से रिलेटेड है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा, तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इक्वल टू, तो मैंने लगा दिया इक्वल टू का साइन। फिर उसके बाद उन्होंने दे रखा है क्या, हाफ, तो मैंने लिख दिया हाफ। फिर उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो मैंने लिख दिया नेक्स्ट मंथ सेल। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स की हर महीने के आखिरी में आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए फिनिश गुड्स का। आगे चलते हैं, ठीक है सर, आगे चल लो। Budgeted production and production cost for the year ended 31st December 2011 are as follows. Budgeted production मतलब ये एक्चुअल नहीं है, ये भी क्या है इनका एस्टिमेटेड। जहां जहां वर्ड लिखा हो बजटेड, इसका मतलब दिस इज नॉट एक्चुअल, इट इज व्हाट, एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड ये कह रहे हैं एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी 2011 फ्यूचर की पूरे साल भर की बजटेड प्रोडक्शन और पूरे साल भर की बजटेड कॉस्ट ये नीचे दी हुई है। ये कह रहे हैं साल भर के अंदर हम कुल मिला के 22,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। हर एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए की मटेरियल कॉस्ट लगेगी, हर एक यूनिट को बनाने में 4 रुपए की वेजेस की कॉस्ट लगेगी, और कुल मिला के साल भर में हमारे 88,000 के टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। अब आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से कहें या प्रोडक्शन ओवरहेड कहें या आप इसको वर्क्स ओवरहेड के नाम से पुकारें, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। यानी मटेरियल और लेबर के अलावा फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए जो दूसरे इनडायरेक्ट खर्चे होने वाले हैं वो कुल मिला के साल भर में कितने होने वाले, 88,000 के होने वाले। अब पढ़ो सवाल की डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो सवाल की डिमांड होगी उसी के हिसाब से हमारे सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। ठीक है सर, क्या चाहिए? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट बनाने का मतलब ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट करके बताओ कि हर महीने कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा। जहां जहां लिखा होगा दोस्त प्रोडक्शन बजट, तो ये किस बेसिस पे बनेगा, क्वांटिटी के बेसिस पे बनेगा। और डिमांड क्या है, समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है मतलब कॉस्ट भी निकाल के बतानी है। अब सर कॉस्ट निकाल के बतानी है तो हर महीने की कॉस्ट निकाल के बतानी है कि जो 6 महीने का बजट बनाएंगे उसकी इकट्ठी टोटल कॉस्ट निकाल के बतानी है। यहां पे वर्ड लिखा है दोस्त समराइज्ड, समराइज्ड वर्ड लिखा है, इसीलिए हम टोटल जो नेक्स्ट 6 मंथ की कॉस्ट है वो निकालेंगे। अगर समराइज्ड की जगह, मान लो क्वेश्चन में समराइज्ड की जगह लिखा होता डिटेल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द सेम पीरियड, तब मैं यहां पर मंथली बेसिस पे भी कॉस्ट कैलकुलेट करता। फिर मैं बताता कि हर महीने जो हमने रेलेवेंट प्रोडक्शन करना है उस रेलेवेंट प्रोडक्शन के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्त, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी वो तुम्हारे लिए भगवान है, प्रभु है। ठीक है, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा को कभी अवहेलना नहीं कर सकते आप। इसीलिए अल्टीमेटली क्वेश्चन बड़े आराम से और इत्मीनान से पढ़ना है और उसी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप अपने सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे। इन्होंने हमसे समराइज्ड प्रोडक्शन बजट मांगा है तो हम भी समराइज्ड प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। चलो लिखेंगे जल्दी से यहां पे सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में सबसे पहले क्या चाहिए? सर हमको क्या पता क्या चाहिए, तो दोस्त सबसे पहले तो इन्होंने हमसे मांगा है प्रोडक्शन बजट, तो हम भी प्रोडक्शन बजट देंगे। तो लिखेंगे दोस्त यहां पे प्रोडक्शन बजट। सर आपकी ना हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। अबे काय की अच्छी है? अच्छा सर गंदी है। अबे काय की गंदी है? ऐसा टीचर को बोलते हैं गंदी है, नालायक। हाँ सर, लेकिन कई बार समझ में नहीं आती, थोड़ी थोड़ी देर में समझ में आना शुरू हो जाएगा, यूज टू हो जाओगे। प्रोडक्शन बजट, जब भी बजट बनाया जाएगा पहले तो लिखो आप किस पीरियड के लिए बजट बना रहे हैं। तो लिखेंगे यहां पे फॉर द 6 मंथ एंडिंग, फॉर द 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011। हम दिसंबर 2011 को खत्म होने वाले आखिरी के 6 महीनों के लिए प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं। शुरू करें? यस सर। अब इसका फॉर्मेट कैसा होगा? मंथली बेसिस पे बजट बनाना है तो हर मंथ के लिए एक कॉलम तो बनाना पड़ेगा। यस सर, एक कॉलम तो बनाना पड़ेगा। अब 6 महीनों के लिए बनाना है तो 6 कॉलम ये हो गए, एक कॉलम टोटल का रख लो, एक कॉलम पर्टिकुलर का रख लो, बात खत्म। ठीक है सर, ओके। चलो जल्दी से कॉलम बनाएंगे दोस्त। एक कॉलम बना लेता हूं मैं टोटल का, 1 2 3 4 5 6 कॉलम 6 महीनों के लिए। पहला कॉलम हो गया दोस्त पर्टिकुलर। ओके, यस सर, ओके, ठीक है। ये हो गया दोस्त हमारा फॉर्मेट। फर्स्ट कॉलम रिलेटेड टू पर्टिकुलर, ये होगा जुलाई 2011, अगस्त 2011, सितंबर 2011, अक्टूबर 2011, नवंबर 2011,
दिसंबर 2011 और ये कॉलम था हमारा टोटल का। चलो दोस्त, अब प्रोडक्शन करना शुरू करें। कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है सर, ये कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका, ये देखो आप कितना प्रोडक्शन निकालोगे सर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको कितना गुड्स बेचना है। जितना गुड्स बेचना उतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, यानी शुरुआत हमेशा कहां से होनी चाहिए? आपकी सेल्स से। अब इसको सेल्स लिखने की बजाय मैं यहां पर इसको एस्टिमेटेड सेल्स लिख देता हूं। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम बजट फ्यूचर के पीरियड के लिए बना रहे हैं। फ्यूचर की पीरियड की सेल्स आप कभी भी 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास में सेल्स का डेटा है वो फ्यूचर का है, और इसीलिए इस डेट को, इस सेल्स को हम एक्चुअल सेल्स ना लिख के एस्टिमेटेड सेल्स लिख रहे हैं। ठीक, तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी? जितना गुड्स हमने बेचना है उतना तो प्रोडक्शन करना ही करना है, ये बात तो पक्की है। इसके बाद जितना हमको हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक चाहिए है उतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, तब तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना। हाँ, तो यहां पर जो हमारा रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक है, जितना क्लोजिंग स्टॉक हमको हमारे पास में मेंटेन करना है, हमें हमारे पास में जितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है उतना एडिशनल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ सर, अब क्या है लेकिन? जितना ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में है उतना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है। इतना गुड्स तो हम ऑलरेडी बना के बैठे हैं, इतना गुड्स तो हमारे वेयरहाउस के अंदर, गोडाउन के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जितना गुड्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है उतना प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा। तो यहां पर जो यहां पर डिजायर्ड ओपनिंग स्टॉक है वो डिजायर्ड ओपनिंग स्टॉक यहां से माइनस हो जाना चाहिए। सर ये सब एस्टिमेटेड, रिक्वायर्ड, डिजायर्ड ये सब लिखना जरूरी है? नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो थोड़ा लैंग्वेज पे भी काम करेंगे ना दोस्त। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है विच इज क्वाइट ब्यूटीफुल। अगर उस लैंग्वेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो अल्टीमेटली आपके अंदर जो महारत आएगी, आपके अंदर जो परफेक्शन आएगा और जो एज आएगी वो अलग ही लेवल की होगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो अल्टीमेटली दोस्त ये बन गया हमारे प्रोडक्शन का फॉर्मूला। क्या बना प्रोडक्शन का फॉर्मूला? मोटे मोटे तौर पे कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं एस्टिमेटेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा भी कह सकते हैं। ये होगा दोस्त आपके लिए मूल मंत्र। मूल मंत्र होगा किसके लिए? हमेशा प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए यही होगा आपका मूल मंत्र, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर ऐसे मूल मंत्र का क्या करना चाहिए? तो ऐसे मूल मंत्र के लिए ये जो आपके नोट्स हैं जहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। चलो ये लो, ये जो आपके नोट्स हैं यहां पर, ये जो, चलो नहीं दिख रहा आई थिंक, तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जहां पे आप सॉल्व कर रहे हैं, हेडिंग में लिखा हुआ है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इस हेडिंग, जैसे कि मैं यहां पे दिखाता हूं, ये आपकी हेडिंग लिखी होगी, यहां पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे प्रोडक्शन बजट बनाना है और इसका मूल मंत्र क्या है? प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको आप अपने क्वेश्चन के आजू बाजू में जहां पर भी जगह मिलती है वहां पर रेड पेन से लिख लो। सर रेड पेन से क्यों कह रहे हो? मैं रेड पेन से इसलिए लिखने कह रहा हूं ताकि जब आप एग्जाम के समय रिवाइज करो ना, तो हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली पेपर पे सॉल्व करके देखना तो पॉसिबल नहीं होता, समय कम होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है? आपने नोट्स पलटाए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चाहिए भाई? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए मूल मंत्र क्या था? यहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा प्रोडक्शन बजट बनाना है तो फॉर्मेट में हम सेल्स से शुरू करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो हमको हमारा प्रोडक्शन कैलकुलेट करके मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्वेश्चन में आगे पीछे ऊपर नीचे जहां पर भी जगह मिले वहां पर उठा के उसको लिख लो, ठीक, ताकि एग्जाम के समय रिवीजन करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ये हमारी एग्जाम के समय के लिए प्रिपरेशन है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलो अब हमने सेल्स बजट बनाना है, शुरू कहां से करना है सर? सेल से। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर ए, एस्टिमेटेड सेल्स। बताओ हमारी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है? सर ये कह रहे हैं जुलाई में हम 1100 यूनिट बेचने वाले हैं। वी आर सपोज टू सेल 1100 यूनिट इन जुलाई। अगस्त में हम 1100 यूनिट बेचने वाले हैं। सितंबर में हम 1700 यूनिट बेचने वाले हैं। अक्टूबर में हम 1900 यूनिट बेचने वाले हैं। नवंबर में 2500 यूनिट और दिसंबर में 2300 यूनिट बेचने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख लो गिवन,
सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब रिवीजन करने के लिए पेज पलटाओगे तो कंफ्यूज मत होना कि ये इंफॉर्मेशन कहां से लाए, वो इंफॉर्मेशन कहां से लाए। जहां जहां लिखा है गिवन वहां वहां समझ जाओ ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला काम क्या करना था सर? इसमें ना हमने ऐड करना है डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर बी में ऐड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? तो क्वेश्चन ने कहा था कि अगले महीने का हमको जितना प्रोडक्शन करना है या अगले महीने की जो हमारी सेल्स होनी चाहिए उसका आधा। क्या था क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला? हमने क्वेश्चन देख के ही बनाया था, हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। अगले महीने की जो सेल होगी उसका आधा हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मुझे जुलाई के लिए क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो अगर मैं जुलाई को करंट मंथ मानूं तो नेक्स्ट मंथ कौन सा? अगस्त। बिल्कुल ठीक। अगस्त की सेल कितने होने वाली है? 1100 यूनिट। मैं इसको ब्लू इंक से लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप ये काला पीला हरा नीला नहीं करेंगे, ठीक? हाँ, अगले महीने की सेल्स होने वाली है 1100 यूनिट, इसका आधा ये होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक यानी 550 यूनिट। अब मुझे अगस्त के लिए क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्या करूं? अगस्त को अगर मैं करंट मंथ मानूं तो उसका नेक्स्ट मंथ क्या है? सितंबर। तो सितंबर की जो सेल्स होगी उसका आधा मेरे पास में अगस्त के आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, ठीक? अगस्त के आखिरी में सितंबर की सेल्स का आधा। सितंबर की सेल्स है 1700, इसका हाफ कितना होता है यार? 1700 का हाफ 1700 डिवाइडेड बाय 2, 850 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक किस पे डिपेंड करेगा? अक्टूबर की सेल्स पे। अक्टूबर की सेल्स कितनी? 900 यूनिट। तो मुझे 900 यूनिट का आधा क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे रखना पड़ेगा और ये होगा दोस्त मेरे पास में 950 यूनिट। अक्टूबर का क्लोजिंग स्टॉक नवंबर की सेल्स पे डिपेंड करेगा। नवंबर की सेल्स है 2500 यूनिट, इसका आधा मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 1250 यूनिट। नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर की सेल्स पे डिपेंड करेगा। दिसंबर की सेल्स है 2300, इसका हाफ 2300 का हाफ होना चाहिए 11 दूनी 22, 1150, 1150 यूनिट। अब दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? ओहो, इसके लिए मुझे नेक्स्ट मंथ की सेल्स चाहिए। नेक्स्ट मंथ कौन सा आने वाला है? दिसंबर 2011 के बाद अगला महीना आएगा जनवरी 2012। सो जनवरी 2012 की सेल्स कहां से लाएंगे? अबे सवाल में दी हुई है, लाना थोड़ी है। ये देखो जनवरी 2012 की सेल्स इसीलिए तो दी हुई थी। ओके, जनवरी 2012 की सेल्स कितनी दी हुई है? 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट का आधा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए दिसंबर में यानी 1000 यूनिट। इतना ठीक? यस सर, ठीक। बताओ अब क्या करना है? सर इसमें से जो हमारा क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होगा वो माइनस करेंगे, लिखेंगे यहां पर लेस ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? तो सर जो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बात तो सही है। अब मैं जुलाई का ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालूं? सर जुलाई का ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए ना हमको जून का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ये देखो हम जो सेल्स बजट बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। ये कौन सा महीना है? ये 6 महीने, ये हो गए 3-3 महीने, 3-3 महीने, ये सॉरी 1 2 3 1 2 3, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर मुझे जुलाई का ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो इसके लिए मुझे जुलाई के पहले क्या आया होगा? जून 2011। जून 2011 का मुझे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। जो जून 2011 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही जुलाई 2011 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। बात तो सही है सर। ये कैसे निकालेंगे? देखो इसकी पॉलिसी बड़ी सिंपल है। क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी क्या थी? क्लोजिंग स्टॉक की पॉलिसी थी हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। अगले महीने की जो सेल्स होगी उसका आधा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो जून में भी तो यही पॉलिसी चल रही होगी। तो जून में भी हमने कहा होगा अच्छा जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? सोचो जरा, हर चीज को यहां पे एक बार के लिए सोचना है। बस एक बार के लिए सोच लोगे तो ये समझ लो यही तुम्हारा कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है, यही तुम्हारी रिवीजन भी हो रही है। रिवीजन के समय ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है सर, सोचते हैं। जून के समय हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे थे, हमारी पॉलिसी क्या थी? हम इतना क्लोजिंग स्टॉक अपने पास में रखेंगे ताकि अगले महीने की सेल्स के आधे के बराबर हो जाए। अगला महीना कौन सा? जुलाई।
तो मुझे जुलाई की सेल्स यानी नेक्स्ट मंथ कौन सा है, जुलाई, मुझे जुलाई की सेल्स देखनी चाहिए। जुलाई की सेल्स कितनी थी, 1100 यूनिट, यानी 1100 यूनिट नेक्स्ट मंथ जुलाई की सेल्स थी। इसका आधा मेरे पास में जून के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था। ये कितना हो गया दोस्त, 550 यूनिट। यानी जून में क्लोजिंग स्टॉक मैंने कितना मेंटेन किया होगा, 550 यूनिट, और यही मेरे लिए जुलाई का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओके सर, तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना, जुलाई की सेल थी दोस्त यहां पर 1100 यूनिट, इसका हाफ ये बनेगा ओपनिंग स्टॉक फॉर जुलाई यानी 550 यूनिट। ठीक, अब ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां पे माइनस करना है। ठीक है सर, माइनस कर देंगे, ये ब्रैकेट को ऐसे लगा देता हूं मैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो। वर्किंग नोट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करेंगे ताकि नेगेटिव फिगर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जा सके। ठीक है सर, ओके, ये लो, ये हो गया नेगेटिव फिगर। आगे चले, ये भी वर्किंग नोट है, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो। आगे चलते हैं। अब बताओ अगस्त का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। सर जो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक था वही अगस्त का ओपनिंग स्टॉक है। जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 550, तो अगस्त का ओपनिंग स्टॉक कितना, 550 यूनिट। सितंबर के लिए क्या, जो अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक था वही सितंबर का ओपनिंग स्टॉक है। अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक था 850 यूनिट, तो सितंबर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा 850। अक्टूबर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा 950। दिसंबर के लिए, नवंबर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा 1250 यूनिट, और दिसंबर के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा 1150 यूनिट। ये लो दोस्त, क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गए, ओपनिंग स्टॉक भी मिल गए, प्लस माइनस करूं तो अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ। शुरू करें, यस सर शुरू करो। चलो 1100 पे 550 प्लस करो, 550 माइनस करो तो अल्टीमेटली आएगा 1100। यहां पे लिख देता हूं मैं प्रोडक्शन, ये निकलेगा दोस्त हमारा प्रोडक्शन, वो भी किसमें, इन यूनिट्स। आगे चलते हैं, 1100 में 850 प्लस करो, 550 माइनस करो तो ये हो जाएगा 1400 यूनिट। 1700 प्लस 950 माइनस 850 ये हो जाएगा 1800। 1900 1250 माइनस 950 यानी 312, तो ये हो जाएगा 2200 यूनिट। उसके बाद 2500 1150 प्लस 1250 माइनस तो ये हो जाएगा 2400। 2300 1000 प्लस 1150 माइनस 150 कम करो 2150 यूनिट। टोटल प्रोडक्शन होगा दोस्त 1100 प्लस 1400 प्लस 1800 प्लस 2200 प्लस 2400 प्लस 2150 इज इक्वल टू 11,050 यूनिट का हमने टोटल प्रोडक्शन करना है। ये होगा हमारा प्रोडक्शन बजट जो हमने किस में बनाया है, क्वांटिटी में प्रिपेयर किया है। अगर किसी का प्रोडक्शन बजट कुछ छूटा हो तो फटाफट लिखेंगे, मैं इसको आपको इसके लिए 30 सेकंड का समय दूंगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है लिख के हो चुका होगा। जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अगले बजट की तरफ चलेंगे। सर अभी बाकी है कि, हाँ देखो हमारे क्वेश्चन में क्या मांगा गया था। क्वेश्चन में मांगा गया था दोस्त प्रोडक्शन बजट, ये तो हम बना चुके। समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, समराइज मतलब टोटल कॉस्ट बजट बनाना है कि अगले 6 महीनों में हम जो प्रपोज्ड प्रोडक्शन करने वाले हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उस पर कितना पैसा खर्च करेंगे। तो जल्दी से बनाना शुरू करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट लिखेंगे, पॉइंट नंबर बी, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है सर, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। सर यहां पर भी पीरियड बताना पड़ेगा, बिल्कुल लिखेंगे फॉर द 6 मंथ एंडिंग, फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011। ये प्रोडक्शन बजट हमारा रुपीज में बनेगा। आओ, लेकिन कितनी क्वांटिटी के प्रोडक्शन के लिए बनेगा तो लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन, हम टोटल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, 11,050 यूनिट्स।
इतने के लिए हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। ठीक है सर, अब इसमें कितने कॉलम बनाएंगे सर? हर महीने के लिए 6 कॉलम? नहीं नहीं नहीं, अगर डिटेल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट मांगा होता तो हम मंथली बेसिस पे बनाते। इन्होंने समराइज्ड मांगा है, इसलिए हम ईयरली बेसिस 6 मंथ के बेसिस पे बनाएंगे, बात खत्म। ठीक सर, ठीक है, चलो क्या करेंगे, एक कॉलम रख लो यहाँ पे पर्टिकुलर का, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, तो क्वेश्चन के अंदर आपका सॉल्यूशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो एक कॉलम बना लो वर्किंग का और एक कॉलम बना लो अमाउंट का। शुरू करें। कॉस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब मटेरियल का वो खर्चा जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में डायरेक्टली खर्च होने वाला है, बिना उसके आपकी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बन सकती, वो गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना होगा? डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा क्वांटिटी के बेसिस पर 100% वेरिएबल होता है। 100% वेरिएबल होने का मतलब जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोपोर्शनेटली आपका डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा उतना बढ़ता जाएगा। प्रोडक्शन कम करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी प्रोपोर्शनेटली उतना कम होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ, ये कह रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल हर एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए का लगता है, तो हमने कितनी यूनिट प्रोडक्शन करनी है? सर हमने 11,050 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आएगा 10 रुपए का, तो ये हो जाएगा 1,10,500। इसी में ऐड करना है दोस्त डायरेक्ट वेजेस का खर्चा। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा भी पूरी तरह से वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोपोर्शनेटली आपकी डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट भी कम होती चली जाएगी। हर एक यूनिट को बनाने के लिए यहां पे डायरेक्ट वेजेस का खर्चा है 4 रुपए पर यूनिट, तो कुल मिला के 11,050 यूनिट का प्रोडक्शन करना है एट द रेट ऑफ ₹4। कितना होता है बाबा? इंटू 4 इज इक्वल टू 44,200 रुपीज का हमारा डायरेक्ट वेजेस का खर्चा आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। सर ये क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है कि किसी भी सामान का प्रोडक्शन करने में मटेरियल और लेबर के अलावा फैक्ट्री के जो दूसरे खर्चे होते हैं उनको कहते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। सर जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, मशीनों का डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, जो दूसरे हमारे इनडायरेक्ट वर्कर है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो फैक्ट्री की साफ सफाई करते हैं, मशीनों की साफ सफाई करते हैं, मशीनों के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, जो मेन वर्कर हैं जो प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है उनको असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सैलरी, फिर उसके बाद फैक्ट्री का ओवरऑल बिजली का बिल का खर्चा, इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस होते हैं। उन अदर एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से पुकारते हैं। अब सवाल ये है कि सर फैक्ट्री ओवरहेड हम कितना जोड़ें? तो दोस्त ये फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के लिए मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि मेरा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट कितने रुपए का है। ये देखो, ये कह रहा है साल भर में हम 22,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और साल भर के अंदर हमारे 88,000 के फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे लगेंगे, यानी 22,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री के दूसरे खर्चे कितने रुपए के लगने वाले हैं? 88,000। तो अगर मैं ऐसा कर दूं 88,000 को मैं टोटल प्रोडक्शन होने वाली 22,000 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो ये क्या निकलेगा दोस्त? ये निकलेगा फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट निकलेगा इसी को हम कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। सर ये हमेशा ऐसे ही निकाला जाएगा? नहीं, ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर निकाला जाएगा। नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट जो निकाला जाता है वो लेबर कॉस्ट के बेसिस पे निकाला जाता है, वेजेस की कॉस्ट के बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक, तो सर आपने क्यों नहीं निकाला? हाँ, मुझे फैक्ट्री ओवरहेड जो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं साल भर के एनुअल, लेकिन जो वेजेस का खर्चा है वो वेजेस का खर्चा एनुअल नहीं है मेरे पास। तो सर निकाल तो सकते हैं ना। देखो हम साल भर में 22,000 यूनिट बनाने वाले हैं, मैंने कहा ठीक। हर एक यूनिट को बनाने में 4 रुपए का खर्चा आएगा, मैंने कहा ठीक। तो अगर 22,000 इंटू 4 करेंगे तो टोटल वेजेस आ जाएगी साल भर की, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अब अगर साल भर की टोटल वेजेस आती है 88,000 की, उसको ही मैं 22,000 यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया? 4 रुपए पर यूनिट का आया। तो याद रखें, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट किस पे निकालेंगे आप? फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट आप डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर निकालेंगे। इतना ठीक? यस सर। तो चलो पहले मुझे एक वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1।
हम क्या निकालने वाले हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। क्वेश्चन के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले तो फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट हमेशा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर निकाला जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट वेजेस, टोटल डायरेक्ट वेजेस। इतना ठीक? यस सर। अबे अबे क्या हो गया, नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं करते, हाँ वेरी गुड, हाँ आराम से। अब बताओ हमारे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड साल भर के कितने हैं? सर हमारे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड साल भर के हैं 88,000 रुपीज के, ठीक है, रुपीज 88,000 डिवाइडेड बाय हमारी डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए की है? सर डायरेक्ट वेजेस होगी साल भर की, साल भर में हम 22,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और 22,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने में 4 रुपए की वेजेस का खर्चा आएगा, तो 88,000। ओके, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं ठीक है। तो कितना आया? अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय मैं 100 भी कर देता हूं, ठीक। तो आंसर कितना आया? सर ये आया 88,000 डिवाइडेड बाय 88,000 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100%। अब इसका मतलब क्या है? इस 100% का मतलब है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी जितनी आपकी डायरेक्ट वेजेस लगेंगी उसका 100% आपका फैक्ट्री ओवरहेड लगता है। तो लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल टू, डायरेक्ट वेजेस कितनी लगने वाली है? 42,000। 42,000 का 100% कितना होगा दोस्त? 42,000 ये होगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, यानी फैक्ट्री के दूसरे खर्चे। और ये जो टोटल आएगा ये होगी हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 1,10,500 प्लस 44, सॉरी ये होना चाहिए 44, अरे यार 44,200, 44,200 ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो टोटल खर्चा आ जाएगा हमारा 1,10,500 प्लस 44,200 प्लस 44,200 1,98,900। सर हमारे मन में एक डाउट आया, मैंने कहा क्या सर इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया, पहले आपने फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला, बड़े प्यार से फॉर्मूला लिखा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट वेजेस मल्टीप्लाइड बाय 100, पहले परसेंटेज निकाला फिर उसके बेसिस पे निकाला। सीधे सीधे भी तो कर सकते थे ना। मैंने कहा कैसे बताओ? सर सीधे सीधे फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के लिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हम 88,000 का, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन ले लेते 22,000 यूनिट का, ये आ जाता ₹4 पर यूनिट, ठीक है। और हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं बजटेड में यानी 11,050 यूनिट, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते 11,050 इंटू 4, 11,050 इंटू 4 ये हो गया। सर ऐसे भी तो 44,200 आता, क्यों जबरदस्ती झमेले फंसा रहे उसको? दोस्त अभी तो आंसर इतना आ जाता, क्योंकि अभी तो प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा इसीलिए है क्योंकि यहां पर डायरेक्ट वेजेस भी 4 रुपए पर यूनिट दी हुई है, डायरेक्ट वेजेस भी 4 रुपए पर यूनिट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट भी 4 रुपए पर यूनिट का आ रहा है, इसीलिए तो काम चल जाता। लेकिन अगर मान लो यहां पर वेजेस की कॉस्ट 5 रुपए, 6 रुपए या 7 रुपए दी होती, या कुछ अलग तरीके से सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होती, या कुछ और खर्चा दिया होता, कुछ और तरीके से दिया होता, तब ये प्रोसेस काम नहीं करती आपकी, और उस समय आपका आंसर गलत हो जाता। अभी तो जानबूझ के क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइंड है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कोरिलेटेड मिल रही है, लेकिन हर बार सारी इंफॉर्मेशन कोरिलेटेड नहीं मिलती। इसलिए याद रखें फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट हमेशा और हमेशा किस पे निकाला जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना दिया हो तो वो हमेशा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर निकाला जाएगा। सर इसको कहां लिखें? इसको देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है या जो तुम्हारे नोट्स हैं, नोट्स के पीछे आखिरी में एक जगह खाली होगी, जहां नोट्स के पीछे आखिरी में जगह खाली होगी वहां पे लिखें, ठीक है? ठीक है सर, लिखें। क्या लिखें? मेरे साथ साथ लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे, जो आपको नोट्स मिले हैं, जो आपने नोट्स का प्रिंट आउट निकाला है, जो बुक आपके पास में है, उसके सबसे आखिरी में जो पेज खाली होगा वहां पे नोट लिखें, वो भी रेड पेन से लिखें। नोट नंबर 1,
in the absence of any information, in the absence of any information, factory overhead recovery rate, factory overhead recovery rate will be calculated on the basis of direct wages, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और उसी के नीचे लिखेंगे फॉर्मूला फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट इज इक्वल टू टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला होगा, इससे आपको परसेंटेज मिलेगा और उसी परसेंटेज को अप्लाई करके आप अपने फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करेंगे। इतना ठीक। तो दोस्त जल्दी से अगर कुछ यहां पे प्रोडक्शन बजट में छूटा होगा तो फटाफट लिखना शुरू करें। जल्दी से इस नोट को भी लिख लें। चलिए दोस्त, इतना करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन में परचेज बजट बनाएंगे। देखो सबसे पहले सेल्स बजट बन गया, वो तो इंडिपेंडेंट है। सेल्स बजट बनने के बाद फिर हमने बनाया प्रोडक्शन बजट कि हमने कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है और उतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने के लिए लगभग कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भले ही समराइज्ड फॉर्म में बनाया लेकिन बना लिया। अब प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अब कितनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना है और उस क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए कितना टोटल खर्चा लगना चाहिए अगले साल के लिए, इसके लिए जो बजट बनाते हैं वो होता है मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। पहला, या तो आप परचेज बजट को, मटेरियल परचेज बजट को या रॉ मटेरियल परचेज बजट को क्वांटिटेटिव टर्म में बनाएं, यानी कितनी क्वांटिटी हमने कब कब कितनी कितनी खरीदनी है, और या तो फिर आप उसी की मॉनेटरी वैल्यू भी निकाल लें कि हम जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की खरीदने वाले हैं उनके लिए हमको कितना पैसा खर्च होने वाला है, दैट इज योर परचेज बजट। तो दोस्त जल्दी से एक परचेज बजट बनाएंगे। परचेज बजट बनाने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये है दोस्त परचेज बजट का अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ ये आएगा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से पढ़ेंगे, काम शुरू करेंगे। The sales manager of Talreja and Company Limited report that next year he expect to sales 50,000 unit of a certain product। ये लो दोस्त, ये ऑलरेडी अपना सेल्स बजट बना चुके हैं और इनकी उम्मीद है कि अगले साल ये 50,000 यूनिट बेचने वाले हैं। आगे चलते हैं। The production manager consult the storekeeper and cast his figure as follows। भाई अब प्रोडक्शन बजट बनाने का काम प्रोडक्शन मैनेजर का है, लेकिन परचेज करने के लिए ये भी तो देखना पड़ेगा कितना हमको क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी कितना ओपनिंग स्टॉक है। अब ये सब कौन बताएगा? स्टोर कीपर बताएगा। इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर ने स्टोर कीपर को अपने सामने बिठाला, चाय पिलाई, दो चार प्यार मोहब्बत की बातें की और उससे अपने काम के फिगर निकलवाना शुरू किए। क्या
ये कह रहे हैं कि भाई फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने के लिए टू काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट बनाने के लिए आपको दो टाइप के रॉ मटेरियल लगते हैं, रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी। यानी हमने दो टाइप के रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, ए और बी। कितना कितना लगता है, तो ये कह रहे हैं ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 2 kg ऑफ ए एंड 3 kg ऑफ बी। एक यूनिट किसी भी प्रोडक्ट की बनाने के लिए ए की 2 किलो लगेगा और बी 3 किलो का लगेगा। उसके बाद क्या है, एस्टिमेटेड ओपनिंग बैलेंस एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर आर, यानी अगला साल जब शुरू होगा तो उस समय हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। ये कह रहे हैं फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होगा 1000 यूनिट का, मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक होगा 12000 यूनिट का, मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक होगा 15000 यूनिट का। उसके बाद है डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के आखिरी में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट का होगा। फिनिश प्रोडक्ट का 14000 यूनिट, मटेरियल ए का 13,000 यूनिट, मटेरियल बी का 16,000 यूनिट। ड्रॉ अप द मटेरियल परचेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए मटेरियल परचेज बजट बना के दिखाओ। शुरू करें। यस सर, शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा कि हमें कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है। सर क्यों, देखो ना कहां लिखा है कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करना है। इन्होंने सेल्स बताई कितनी यूनिट बेचनी है, इन्होंने ये बताया कि एक यूनिट को बनाने में ए और बी कितना कितना लगता है, इन्होंने ये बताया कि हमारे पास में फिनिश गुड्स ए और बी का ओपनिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, इन्होंने ये बताया हमारे पास फिनिश गुड्स ए और बी का कितना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, लेकिन कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना पड़ेगा ये तो क्वेश्चन में नहीं बताया। तो सबसे पहले अगर परचेज बजट बनाना है तो प्रोडक्शन बजट तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक प्रोडक्शन बजट नहीं होगा तब तक कितनी क्वांटिटी खरीदना है ये कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन। सवाल की डिमांड क्या है, ड्रॉ अप द मटेरियल परचेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए मटेरियल परचेज बजट बना के दिखाओ। आओ दोस्त, मटेरियल परचेज बजट बनाने के लिए सबसे पहले तो निकालनी पड़ेगी कितनी यूनिट की प्रोडक्शन करनी है। लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल हमारा कितना एस्टिमेटेड प्रोडक्शन हो सकता है। अब एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा तरीका, जितनी हमारी एस्टिमेटेड सेल्स होगी उसमें डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, एक्सपेक्टेड ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो प्रोडक्शन निकल आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पर्टिकुलर, और ये जो बजट बन रहा है वो यूनिट्स पे बन रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे यूनिट्स। पॉइंट नंबर ए एस्टिमेटेड सेल्स, बताओ अगले साल हम कितनी क्वांटिटी बेचने वाले हैं। सर 50,000 यूनिट बेचने वाले हैं, इसी में ऐड करना पड़ेगा। लिखेंगे पॉइंट नंबर बी में लिखेंगे ऐड, क्या ऐड करना है, एस्टिमेटेड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, जितना क्लोजिंग स्टॉक हम रखना चाहते हैं, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। बताओ हम फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक रखना चाहते हैं। ये कह रहे हैं हम फिनिश गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस 14,000 यूनिट का रखना चाहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर 14,000 यूनिट। टोटल कितना हो गया सर 64,000 यूनिट। इसमें से लेस करेंगे एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होगा। सर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में फिनिश गुड्स का होगा 10,000 यूनिट का। तो इसमें से अगर मैं 10,000 यूनिट माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा दोस्त प्रोडक्शन या एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। यानी मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 54,000 यूनिट का मुझे प्रोडक्शन करना है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस 54,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अब मुझे ये निकालना है कि मुझे रॉ मटेरियल ए की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है और रॉ मटेरियल बी की मुझे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। अब सर ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। प्रोडक्शन करने के लिए क्या किया, एस्टिमेटेड सेल्स, इसमें ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक, माइनस किया ओपनिंग स्टॉक। वैसी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है ये कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले तो ये देखेंगे कि हमको जितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कितना रॉ मटेरियल हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए और माइनस करेंगे जितना ऑलरेडी हमारे स्टॉक में है यानी ओपनिंग बैलेंस। तो बस हमारे पास में परचेस निकल आएगी। शुरू करें। यस सर। तो लिखेंगे यहां पे परचेस बजट, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 परचेस बजट।
फॉर द ईयर, अब ईयर क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए डैश डैश कर दो। कितने टाइप के रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं सर? 2 टाइप के रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं, तो 2 कॉलम तो 2 टाइप के रॉ मटेरियल के लिए बना लो, मटेरियल ए मटेरियल बी। एक कॉलम रख लो आप यहां पे पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर मटेरियल ए मटेरियल बी। शुरू करें? यस सर। अरे 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 नहीं 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 बेटा, ऐसा धोखा नहीं देते प्लीज ना। हाँ ठीक है, चलो सबसे पहले मुझे चाहिए कि हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करने वाले हैं। अब कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट नंबर ए में कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हमने बनाना है 54,000 यूनिट्स, किसकी? फिनिश्ड गुड्स की। और मटेरियल ए कितना लगता है सर? मटेरियल ए 1 यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो का लगता है। तो बताओ हम मटेरियल ए की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने वाले हैं सर? 54,000 इंटू 2 kg। ओके, 54,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,08,000 यूनिट, 1,08,000। फिनिश गुड्स की 1 यूनिट बनाने में मटेरियल बी की 3 kg लगती है, तो 54,000 यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा? 54,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,62,000 यूनिट यहां पर हमारा रॉ मटेरियल बी कंज्यूम होगा। अब क्या करना है? जितना क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंटेन रखना है उतना तो अलग से खरीदना पड़ेगा, तो वो और ऐड कर दो। लिखेंगे पॉइंट नंबर बी, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कितना रॉ मटेरियल हमें रखना है? ये कह रहे हैं कहां है क्लोजिंग स्टॉक? ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। मटेरियल ए का 13,000 यूनिट और मटेरियल बी का 16,000 यूनिट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। 13,000 यूनिट ये, 16,000 यूनिट ये। इसी में से अब सी पॉइंट में लिखेंगे लेस ओपनिंग स्टॉक। अब हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो सर ये कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस के नाम पर हमारे पास मटेरियल ए की 12,000 यूनिट और मटेरियल बी की 15,000 यूनिट होगी। तो 12,000 यूनिट मटेरियल ए की और 15,000 यूनिट मटेरियल बी की, ये ऑलरेडी हमारे पास में होंगी, जितना हमें कम खरीदना पड़ेगा। तो बस इतना प्लस माइनस कर दो, तो ये बन गया आपका मटेरियल परचेज बजट। ठीक, आओ प्लस माइनस करें। 1,08,000 में 13,000 जोड़ना है, 12,000 माइनस करना है, तो ये हो जाना चाहिए 1,09,000 यूनिट्स। 1,62 में 16 जोड़ना, 15 माइनस करना है, ये हो जाएगा 1,63,000 यूनिट। और यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड। तो ये है दोस्त आपका मटेरियल परचेज बजट। एलिमेंट्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बिगिनर क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, इसके अंदर कहीं कोई प्लस माइनस 19-20 नहीं डाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है सर, अभी सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडिली अवेलेबल थी। अगर कुछ छूटा होगा तो जल्दी से फटाफट लिखें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है लिख के हो चुका होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन और बनाएंगे जिसमें हम फिर से एक परचेज बजट बनाएंगे। चलिए सर, ये क्वेश्चन कौन सा होगा? ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहां है? ये है क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन को आराम से और इत्मीनान से पढ़ेंगे, पूरी इज्जत देंगे दोस्त सवाल को। इतनी इज्जत देंगे कि सवाल को भी शर्म आ जाए कि यार वाकई में इतनी इज्जत के लायक हूं।
हाँ, इतनी इज्जत देनी पड़ेगी दोस्त सवाल को, तब जाके आपका जवाब और आपकी कॉपी और आपकी आंसर शीट और आपका रिजल्ट भी आपको उतनी ही इज्जत देगा। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। हाँ ठीक है सर, आपको तो लेकिन इज्जत नहीं दी तो नालायक, लेक्चर शुरू होते समय गुड मॉर्निंग बोला करो, इज्जत दो, आगे चलो। हाँ, ड्रॉ अप द मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज 40,000 यूनिट, यानी इनका ऑलरेडी सेल्स बजट बन चुका है और अगले साल ये 40,000 यूनिट बेचने के मूड में है। Each unit of the product A require 3 unit of material A and 5 unit of material B. प्रोडक्ट बनाना है तो 3 यूनिट लगेगी मटेरियल A की और 5 यूनिट लगेगी मटेरियल B की। आगे चलते हैं। Estimated opening balance at the commencement of the next year are as follows. Finished at the commencement of the year, मतलब ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है at the commencement of the year, मतलब ये बात हो रही है हमारी ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक होगा 5,000 यूनिट का, मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक होगा हमारे पास में 12,000 यूनिट का और मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक होगा 20,000 यूनिट का। मटेरियल ऑन ऑर्डर, मटेरियल ऑन ऑर्डर का मतलब है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, आधा अधूरा बना हुआ सामान है, ठीक है ना। आधा अधूरा बना हुआ सामान का मतलब है कि रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्शन प्रोसेस में तो आ चुका है लेकिन ये अभी तक 100% फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब ये कहीं बीच में अधर में लटका हुआ है, आधा काम हुआ है, आधा काम होना बाकी है। मटेरियल ऑन ऑर्डर, मटेरियल ए 7,000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल बी का वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक है 11,000 यूनिट। डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, इसका मतलब बात किसकी कर रहे हैं? अब ये बात कर रहे हैं दोस्त क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? ये कह रहे हैं फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 7,000 यूनिट। मटेरियल ए यानी रॉ मटेरियल ए का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 15,000 यूनिट, रॉ मटेरियल बी का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए 25,000 यूनिट। और जब अगला बजटेड पीरियड खत्म होगा उस समय वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल ऑन ऑर्डर मतलब गुड्स इन ट्रांजिट, मटेरियल ए वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास में होगा लगभग मटेरियल ए का 8,000 यूनिट का, मटेरियल बी का 10,000 यूनिट का। क्या चाहिए सर? ये कह रहे हैं कि परचेज बजट बना के बताओ। ड्रॉ अ मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट का मतलब है मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट बनाना है तो पहले प्रोडक्शन बजट चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा कि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है तब तक ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे। तो अगर मटेरियल परचेज बजट बनाना है तो उसके एक स्टेप ऊपर जाओ, प्रोडक्शन हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन किस पे बेस्ड होगा? सेल्स बजट पे। अगर क्वेश्चन के अंदर सेल्स दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दी हुई है तो सेल्स निकालने के लिए भी सेल्स बजट बनाना पड़ सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके साथ में एक बड़ी अच्छी चीज हुई है कि सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है। अब अगले क्वेश्चन में शायद सेल्स भी ना मिले, आगे चलते हैं। फिलहाल सेल्स दी हुई है तो हमारा काम प्रोडक्शन कैलकुलेट करने का है। प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाएंगे दोस्त? हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट। चलो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 में क्योंकि कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इसलिए सबसे पहले बनाएंगे प्रोडक्शन बजट। तो लिखेंगे यहां पर प्रोडक्शन बजट फॉर द, ये एनुअली दिया है ना सब कुछ जो भी दिया है, मटेरियल फ्रॉम द फॉर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इज फॉर द पीरियड, अच्छा नेक्स्ट ईयर दिया है, फॉर द ईयर। अब ईयर एग्जैक्टली नहीं दिया तो डैश कर दो, ठीक। चलें आगे। यस सर चलो आगे। एक कॉलम होगा दोस्त फिर से वही पर्टिकुलर का, एक कॉलम होगा यहाँ पर यूनिट्स का। रुपीस में नहीं बना रहे हैं हम, यहाँ पर प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है क्वांटिटेटिव टर्म में बना रहे हैं। चलेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो चाहिए सर एस्टिमेटेड सेल्स। बताओ अगले साल हम कितनी यूनिट बेचने वाले हैं? सर फिनिश गुड्स की हम 40,000 यूनिट बेचने वाले हैं, तो एस्टिमेटेड सेल्स होगी 40,000 यूनिट। इसी के अंदर ऐड करेंगे डिजायरेबल क्लोजिंग स्टॉक। लिखेंगे ऐड डिजायरेबल क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का चाहिए? तो ये कह रहे हैं फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 7,000 यूनिट का होना चाहिए। डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर फिनिश प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक 7,000 यूनिट का होना चाहिए। 7,000 क्वांटिटी ऐड होगी और इसी में से लेस करेंगे दोस्त एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड ओपनिंग
स्टॉक। बताओ अगले साल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना होगा फिनिश गुड्स का, तो ये कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस फिनिश्ड प्रोडक्ट का ओपनिंग बैलेंस है 5000 यूनिट का। तो यहाँ से 5000 यूनिट माइनस करेंगे तो इससे निकलेगा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। ये बन गया दोस्त हमारा प्रोडक्शन बजट, जिससे हमने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन निकाल लिया। 7 प्लस करना है, 5 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 42,000 यूनिट्स। यानी अगले साल हमने 42,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। आगे चलें? यस सर। अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे मेन काम। हमसे क्या मांगा गया था? मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट, यानी हमसे क्या मांगा गया है? मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल परचेज बजट। अब लेकिन मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटी में बन रहा है, तो लिखेंगे इन क्वांटिटेटिव टर्म, इन क्वांटिटेटिव टर्म। कितने टाइप के रॉ मटेरियल यूज करते हैं सर? अभी भी 2 टाइप के रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो बस फॉर्मेट कैसा होगा? 2 टाइप के रॉ मटेरियल के लिए 2 कॉलम, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए, और 1 कॉलम रखेंगे सजा के अपने पास में बिल्कुल इत्मीनान से पर्टिकुलर के लिए। ठीक है सर। चलो ये कॉलम हो गया दोस्त पर्टिकुलर, ये कॉलम हो गया दोस्त मटेरियल ए, ये कॉलम होगा मटेरियल बी। चलो सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कंजम्पशन, तो लिखेंगे ए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, यानी जितना रॉ मटेरियल हमारा कंज्यूम होने वाला है। मटेरियल ए कितना कंज्यूम होने वाला है? सर हमने 42,000 यूनिट फिनिश गुड्स की बनानी है, और हर एक यूनिट फिनिश गुड्स की बनाने के लिए हमें 3 kg मटेरियल ए की लगती है। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 kg। बताओ कितना हो गया? 42,000 इंटू 3, ये हो जाएगा 1,26,000। हमने 42,000 फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चर करनी है, इसके लिए कितना मटेरियल बी लगेगा? तो सर एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल बी लगता है 5 यूनिट, तो 42,000 5 kg, तो 42,000 के लिए कितना? 42,000 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2,10,000 यूनिट। ये तो हो गया मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड। इतना मटेरियल हम प्रोडक्शन में कंज्यूम करेंगे, लेकिन रॉ मटेरियल तो उतना एडिशनली खरीदना पड़ेगा जितना हम क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो इसी के अंदर ऐड करेंगे बी, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। आप इसको चाहें तो एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। बताओ हम कितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं? सर हम क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं मटेरियल ए और मटेरियल बी का। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक? ये है। मटेरियल ए का 15,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक तो ये मेंटेन करना है, एंड ऑन ऑर्डर मटेरियल ए की 8,000 यूनिट होगी ट्रांजिट में। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड मटेरियल ए के लिए कितना होगा? 15,000 यूनिट तो चाहिए ही, प्लस ऑन ऑर्डर कितना मेंटेन करना है? ऑन ऑर्डर 8,000 यूनिट मेंटेन करना है। 8,000, तो ये हो जाएगा दोस्त 23,000। मटेरियल बी के लिए, मटेरियल बी के लिए हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 25,000 यूनिट का, ऑन ऑर्डर 10,000। 25,000 यूनिट ये, 10,000 यूनिट ऑन ऑर्डर होना चाहिए, यानी मेंटेन करना है कुल मिला के 35,000 यूनिट। इसी में से जितना हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक होगा उतना माइनस कर देना चाहिए, तो आखिरी में क्या बच जाएगा? कितना रॉ मटेरियल खरीदना है? पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे लेस ओपनिंग स्टॉक। बताओ मटेरियल ए का ओपनिंग स्टॉक कितना? सर मटेरियल ए का नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक होगा हमारे पास में 12,000 यूनिट, ऑन ऑर्डर 7,000 यूनिट, तो टोटल ओपनिंग स्टॉक होगा 12,000 यूनिट प्लस 7,000 यूनिट इज इक्वल टू 9,000 यूनिट। मटेरियल बी का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? सर नॉर्मल स्टॉक होगा 20,000 यूनिट, ऑन ऑर्डर होगा 11,000 यूनिट, तो टोटल ओपनिंग स्टॉक होगा 20,000 प्लस 11,000, ये हो जाएगा दोस्त 31,000। लो दोस्त, इतना प्लस माइनस करने के बाद अब कैलकुलेट होगा दोस्त आपका परचेस टू बी मेड, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। 1,26 में 23 प्लस करना है, 9 माइनस करना है। 1,26,000 प्लस 23,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,40,000
केजी मटेरियल ए की खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद 12, अरे सॉरी 12 और 7 19 है, ये 19,000 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सॉरी 1,26,000 प्लस 23,000 माइनस 19,000, ये हो जाएगा 1,30,000। 1,30,000। आगे चलते हैं मटेरियल बी के लिए। 2,10,000 प्लस 35,000 माइनस 31,000 इज इक्वल टू 2,14,000 kg। 2,14,000 यूनिट्स हमें मटेरियल बी की खरीदनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे यूनिट्स टू बी प्रोक्योर्ड। हमें मटेरियल ए की अगले साल 1,30,000 यूनिट खरीदनी पड़ेगी और मटेरियल बी की 2,14,000 यूनिट खरीदनी पड़ेगी। अगर किसी का कुछ छूटा होगा तो दोस्त जल्दी जल्दी फटाफट लिखें। चलिए दोस्त, उम्मीद है आप लोगों का लिख के हो चुका होगा। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। अगली क्लास के अंदर फिर कुछ बातें करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में भी हम एक दो और प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट के बारे में बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन इसके और सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम दूसरे टाइप के अलग बजट की तरफ में मूव करेंगे। ठीक, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज्जत करें, उनको पूरा मान सम्मान दें और किसी तरह की किसी भी बेहूदगी वाली बात अपने कम से कम बड़ों के साथ में और सीनियर्स के साथ में बिल्कुल भी ना करें। अच्छे नागरिक बने, अच्छे देश के नागरिक बने। ठीक है, बाय बाय।